गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। यार ये चक्कर क्या है, जैसे जैसे इस स्टूडियो में आप लोगों की क्लास लाइव होती है फॉग जम जाता है? उस दिन की तरह, परसों की तरह आज भी फॉग जम गया। ऐसा कैसे होगा? और फिर ये थोड़ी देर में फॉग समाप्त होगा, नीट एंड क्लियर होगा। अभी फिलहाल क्लास लाइव हो गई है, तो क्लास लाइव होते ही ये फॉग आ चुका है हमारे कैमरे पर। लेकिन थोड़ी देर में ये फॉग क्लियर हो जाएगा उस दिन की तरह। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा ब्लड रिलेशन चैप्टर, और ब्लड रिलेशन चैप्टर में है ना, हमने सबसे पहले तो बेटा ये समझा कि फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। कैसे हम कोई भी फैमिली ट्री बनाते हैं, सबसे पहले हम रखते हैं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को, फिर रखते हैं फादर मदर को, फिर रखते हैं हम सन डॉटर को। तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन्स को ऊपर नीचे रखते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप हम पर्सन्स को क्या रखते हैं? ऊपर नीचे रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कहीं भी जेंडर मेल है ना, कहीं भी अगर जेंडर मेल है तो उसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे, और अगर फीमेल है तो सर्कल में बंद कर देंगे। और हमने सारे रिलेशंस को ना रिप्रेजेंट करना आप लोगों को सिखाया। सारे रिलेशन हमने देखा कि फादर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मदर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर मैंने बताया कि ब्रदर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, भाई को कैसे करते हैं, बहन को कैसे करते हैं, वाइफ को कैसे करते हैं, अंकल को कैसे करते हैं, है ना, दादा को कैसे करते हैं, नाना को कैसे करते हैं, सास ससुर बहू दामाद। ये सारे रिलेशंस हमने रिप्रेजेंट करने सीखे। और जब हमने रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, उसके बाद फिर हमने इनके बीच में संबंध बनाना भी सीखा। तो सबसे जो पहली क्लास हुई थी, सबसे पहली क्लास में हमने ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एकदम जीरो लेवल वाले। वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। सबसे पहली क्लास में हमने एकदम इजी लेवल के क्वेश्चंस पढ़े थे, है ना, बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और उसके बाद हमने ना मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन शुरू किए थे। कल हम लोगों ने ना मॉडरेट लेवल और टफ लेवल के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 16, है ना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 तो चलो नॉर्मली क्वेश्चन था। हाँ, 20 भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 भी रिपीट हो रहा है। फिर हमने 23 किया था, वो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25, ये टफ क्वेश्चन था, ये 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 26 बेटा नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 जो था, ये भी 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन 27 क्वेश्चंस तक रिवीजन कर लिया होगा, है ना। इन 27 तक क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया होगा। और आज भी कैमरे पे धुंध बहुत ज्यादा छा गई है ना, कैमरा ब्लर हो गया, धुंध छा गई है बेटा, धुंध क्या करें। है, सर्दी इतनी पड़ रही है कि हमारे स्टूडियो के अंदर भी धुंध आ गई है। हमारे स्टूडियो के अंदर भी एक्चुअली कैमरा का जो लेंस है ना, उसके अंदर चली गई है धुंध। ठीक है, ये थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ जी, थोड़ा सा हीट होगा ना कैमरा अंदर से, जैसे थोड़ा सा हीट हो जाएगा कैमरा अंदर से, तो अपने आप ये धुंध चली जाएगी। जब तक हम अपने टीम को बोलते हैं भैया उस दिन की तरह ड्रायर का यूज करें, है ना। हाँ जी। बता रहे बेटा, बता रहे थे।
सर ये जो मॉडरेट और ये हार्ड लेवल वाला है, टाइम बहुत लग रहा है बेटा। चिंता मत करो, यहाँ टाइम लगेगा बट एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। और ये हार्ड लेवल तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ, लेकिन हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम में नहीं आते हैं। हमारे एग्जाम में इजी और इजी टू मॉडरेट, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, पजल के, ब्लड रिलेशन के, वो क्वेश्चंस आते हैं इजी और इजी टू मॉडरेट। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पजल फॉर्म के, वो इजी और इजी टू मॉडरेट आते हैं। ये दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में मॉडरेट, है ना, हमारे एग्जाम में, यस, मॉडरेट टू टफ, हमारे एग्जाम में मॉडरेट टू टफ और टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। हमारे एग्जाम में मॉडरेट टू टफ और टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। लेकिन ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं ताकि जब एग्जाम में आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखो तो वो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये तो सर मैं चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दूंगा। जब आप एग्जाम में एक्चुअल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखो तो आप चुटकी बजाते ही उसको सॉल्व कर दो। बेटा कोहरे के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, आपको पता है मैं कोहरे में पढ़ा रहा हूँ। मेरे स्टूडियो में पूरा कोहरा छा रहा है और कोहरे में हमारी पढ़ाई हो रही है। किसमें पढ़ाई हो रही है? कोहरे में पढ़ाई हो रही है हमारी। और बहुत तेज धुंध है बेटा। और आज तो दिल्ली में बहुत भयंकर हवा भी चल रही है, भयानक सर्दी वाली हवा चल रही है। और आप लोग बच के रहना बेटा इस सर्दी से, समझ रहे हो? हाँ जी, कहीं ये सर्दी आपको लग ना जाए। दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी। देखो जिस बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना फैमिली ट्री का, उस बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। आसान तो छोड़ो, आसान होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आसान तो है ही, लेकिन आसान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। ठीक है, हाँ जी, लगाओ भैया, थोड़ा सा करके देखो, ड्रायर से चीजें क्लियर हो जाए उस दिन की तरह तो अच्छी बात है। भूकंप था सर, यूपी में चल रही है हवाएं बेटा, दिल्ली में भी ना बहुत तेज हवा चल रही है। दिल्ली में बहुत तेज हवा चल रही है, भयंकर वाली हवा चल रही है। कुछ पिक्चर साफ हो रही है कि नहीं हो रही इससे? पहले तो पूरा ब्लर होता है, उसके बाद नीट एंड क्लियर हो, नीट एंड क्लीन होता है। हाँ बेटा, बोर्ड पर फॉग नहीं है। ये जो फॉग है, ये कैमरा जो है उसके लेंस पर फॉग है, समझ रहे हो? ये बोर्ड पर फॉग नहीं है, ये कैमरे के लेंस पर फॉग है। बेटा अच्छा, मतलब स्टूडियो चेंज कर दूं मैं दिल्ली से कहाँ चले जाऊं बेटा स्टूडियो को लेके? दिल्ली से कहाँ चले जाएं?
शिमला। हाँ जी, चलो धीरे धीरे करके क्लियरिटी हो जाएगी अपने आप, थोड़ी देर में अपने आप क्लियरिटी हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है? हाँ जी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एक दूसरे से संबंधित पारिवारिक संबंध सदस्य हैं। समझ रहे हो? ए बी सी डी ई एफ जी एच आर ऑफ फैमिली मेंबर्स रिलेटेड टू ईच अदर। पहला जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो सुन ले बेटा, सुनाई तो दे रहा होगा तुम्हें। ए इज द फादर ऑफ डी, है ना? ए डी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ डी, ए डी का पिता है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम्हें सुनाई तो दे रहा होगा। ए इज द फादर ऑफ डी, ए डी का पिता है। तो ए पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो और डी को नीचे बना दो। ए इज द फादर ऑफ डी, ए इज द फादर ऑफ डी। हु इज द ब्रदर ऑफ एफ। हु वर्ड किसके लिए है? डी के लिए। जो की वर्ड किसके लिए है? डी के लिए। डी, डी कौन है? एफ का भाई। डी भाई साहब है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। किसके भाई साहब है? एफ के। एफ को इनके साथ बना दो। ई एच का पति है ना? ई एच का पति है। ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। तो बेटा ई की शादी करा दो। किसके साथ शादी करा दो? ई की शादी एच के साथ करा दो। ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। बहुत बढ़िया। एफ इज अ सिस्टर ऑफ ई। एफ ई की बहन है। एफ ई का बहन नहीं, ई की बहन है। एफ जो है ई की बहन है। तो एफ इज अ सिस्टर, एफ इज अ सिस्टर ऑफ ई। तो ई को इसके साथ ही बना दो और ई इज द हस्बैंड ऑफ, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच। बी इज द सन ऑफ डी। बी इज द सन ऑफ डी। बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? बी इज द सन ऑफ डी। और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड बी के लिए है। सी का पति है। एंड इज द हस्बैंड ऑफ सी, मतलब बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। बी की शादी किससे करा दो? सी के साथ। बड़ा बेसिक सा फैमिली ट्री बना है। बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री है बेटा, है बहुत ही बेसिक सा फैमिली ट्री है। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? तो ई का बी से क्या संबंध है? ई कौन है? बी का। सर बी के पिता का भाई, और पिता का भाई कौन होगा? चाचा। पिता का भाई कौन होगा? चाचा। हाउ इज ई रिलेटेड टू बी? ई का बी से क्या संबंध है? तो हमें बताना है हु इज ई, बेसिकली ई कौन है। और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं है। समझ रहे हो? टफ लेवल का क्वेश्चन तो बेटा ये है आपके सामने। टफ लेवल का क्वेश्चन तो ये है भाई साहब। इस क्वेश्चन को अगर तुमने सॉल्व कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अगर तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तुम्हारे बस की नहीं है। बट उससे पहले ये भी सुलझाना जरूरी है ना? उससे पहले एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मजे आ जाएंगे भाई साहब। लेकिन ये क्वेश्चन दिखना जरूरी है। ये क्वेश्चन है या कहानी? ये बस, ये एक परिवार की कहानी है बेटा, और इस कहानी को तुम्हें सुलझाना है। ये एक परिवार की कहानी और इस कहानी को तुम्हें सुलझाना है।
हाँ जी, ये परिवार की कहानी है और इस परिवार की कहानी को तुम्हें सुलझाना है। हम्म। पिक्चर एकदम नीट एंड क्लियर हो चुकी है, नीट एंड क्लीन। हाँ, चलिए, ये बहुत ही ये बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। अगर तुमने इस क्वेश्चन को बना लिया तो तुम्हें बेटा मुहमा की रकम मिलेगी। मुहमा का इनाम मिलेगा तुम्हें, अगर तुमने इस क्वेश्चन को बना लिया तो। बहुत ही शानदार अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार। एसएससी की औकात नहीं है कि इस क्वेश्चन को पूछ रहे अपने एग्जाम में। समझ रहे हो, एसएससी की औकात नहीं है कि इस क्वेश्चन को पूछ रहे। ठीक है, बट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोशिश करो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, कम से कम आधा अधूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, लेकिन आधा अधूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो। आधा अधूरा क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करो आप लोग। हाँ, हाँ जी। गो को कोड किया गया है 32 से, तो बेटा गो के अपोजिट लेटर क्या हो गए, लव और जीटी रोड, है ना। अब 20 और 12 32 हो गया। अपोजिट लेटर के प्लेस का सम है, अपोजिट लेटर के प्लेस का सम है जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। अपोजिट लेटर के प्लेस का सम है। फटाफट से बनाओ जल्दी से। हाँ जी, ऑप्शन से हो गया सर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो बेटा, तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, लेकिन क्वेश्चंस तो जो पूछे गए हैं वो तो पीछे लिखे हुए हैं। अब हम एक छोटी सी कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने की, एक छोटी सी कोशिश होगी हमारी तरफ से। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। देर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली, जिनमें केवल एक विवाहित जोड़ा है और 3 पीढ़ियां हैं। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल एंड 3 जनरेशन, 3 जनरेशन 1 मैरिड कपल।
ईच मेंबर हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स 4, 8, 11, है ना। प्रत्येक सदस्य के पास नंबर ऑफ पॉइंट्स अलग अलग है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 11 है, किसी के पास 13 है, किसी के पास 16 और किसी के पास 19। देर आर ओनली 6 मेंबर एंड देर इज ओनली 1 मैरिड कपल, इतना याद रखना। पर्सन विथ 4 कॉइन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ डी। 4 सिक्के वाला व्यक्ति डी का चाचा है। डी का चाचा, इसके चाचा कैसे बनाओगे भैया, इसके पिता के भाई साहब बना दो डी के चाचा। और डी के चाचा के पास कितने सिक्के हैं, डी के पास चाचा के पास 4 सिक्के हैं। द ओनली सिस्टर ऑफ डी हैज 2 कॉइन्स मोर देन द सन ऑफ सी, है ना। डी की एकमात्र बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक है। डी की एकमात्र बहन है, डी की एकमात्र बहन है, डी की और कोई बहन नहीं है, एकमात्र यही बहन है डी की। और इसके पास सी का कोई बेटा है, सी का कोई बेटा है, उससे 2 सिक्के अधिक है। 2 सिक्के अधिक, बेटा डी की बहन के पास 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 किसी से 2 अधिक नहीं है। 8 नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी से 2 अधिक नहीं है। 11 नहीं हो सकती क्योंकि ये किसी से 2 अधिक नहीं है। 13 हो सकते हैं क्योंकि ये 2 अधिक है 11 से। 16 नहीं हो सकते, 19 नहीं हो सकते। तो 100% डी की बहन के पास 2 सिक्के अधिक है, यानी कि डी की बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक है। तो बेटा सी के बेटे के पास हो गए 11 सिक्के, है ना। और डी की बहन के पास हो गए 2 सिक्के अधिक, यानी कि 13 सिक्के। 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है। द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन, द सिबलिंग ऑफ द पर्सन विथ 13 कॉइन, 13 कौन का सहोदर है, डी, हैज 1 डॉटर, यानी कि इसकी एक बेटी है ना। 3 जनरेशन हो चुकी है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन और 3 जनरेशन, है ना। 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है ना। 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है, बहुत बढ़िया। सी एक महिला सदस्य है, सी एक महिला सदस्य है, सी इज अ फीमेल, ठीक है। और सी का बेटा भी एक परिवार में है। किसी भी महिला के पास 8 से किसी की महिला के पास 8 सिक्के नहीं है, यानी कि जिसके पास 8 सिक्के हैं वो पुरुष है, जिसके पास 8 सिक्के हैं वो पुरुष है ना। सी सी इज अ फीमेल मेंबर, नो फीमेल हैज 8 कॉइन, पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ। 16 सिक्के वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है, जिसके पास 16 सिक्के हैं वो व्यक्ति एफ से बड़ा है, ठीक है। हाँ जी, हु हैज 19 कॉइन सच दैट बोथ आर नॉट इन द सेम जनरेशन, है ना। जिसके पास 19 सिक्के हैं, 19 सिक्के ऐसे कि दोनों एक ही पीढ़ी में नहीं है। 16 सिक्के वाले व्यक्ति एफ से बड़ा है, एफ जिसके पास, है ना, जिसके मतलब एफ के बारे में बात हो रही है। 16 सिक्के वाले व्यक्ति एफ से बड़ा है और जिसके पास 19 सिक्के हैं, दोनों एक पीढ़ी में नहीं है। सी, नो नहीं, पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ, हु हैज 19 कॉइन सस्ट, अच्छा, एफ जिसके पास 19 सिक्के हैं, एफ जिसके पास 19 सिक्के हैं, ठीक है। 16 सिक्के वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है जिसके पास 19 सिक्के हैं, दोनों एक ही पीढ़ी में नहीं, और ये दोनों अलग अलग जनरेशन में है, ठीक है। हाँ जी, दोनों अलग अलग। पर्सन विद 16 कॉइन इज एल्डर देन एफ हु हैज 19 कॉइन सच दैट बोथ आर नॉट इन सेम जनरेशन, ये दोनों अलग अलग जनरेशन में है, ठीक है। ना तो ए ना ही ई की शादी सी से हुई है, नीदर ए नॉर ई मैरिड टू सी, सी की शादी किसी से हुई नहीं हुई, ना तो ए से, यानी कि सी का पति है, और वो सी का पति ए और ई में से कोई भी नहीं है, ए और ई में से कोई भी सी का पति नहीं है। ई ए से छोटी है, ई किससे छोटी है, ए से, है ना। ई इज यंगर देन ए सच दैट बोथ आर नॉट इन सेम जनरेशन, ये दोनों अलग अलग जनरेशन में। अब भाई साहब इस क्वेश्चन को कैसे पूरा करोगे, सर जब वैवाहिक जोड़ा एक ही है तो पीढ़ी 3 कैसे हो सकती है। पीढ़ी 3 का मतलब यह है बेटा, करंटली एक ही मैरिड कपल है, करंटली एक ही मैरिड कपल है, यानी कि या तो इसकी पत्नी नहीं है, या तो इसकी पत्नी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, या फिर इसकी पत्नी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, या फिर इसका पति क्वेश्चन के अंदर नहीं है, समझ रहे हो। या तो ये एक मैरिड कपल है या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक ही मैरिड कपल है, इन या तो ये मैरिड कपल है या ये है, मतलब किसी एक की पति या पत्नी दे नहीं रखी क्वेश्चन के अंदर, किसी एक की पति या पत्नी क्वेश्चन के अंदर नहीं दी गई है, समझ रहे हो। हाँ जी, अगर बेटा सी की शादी, अगर मैं सी की शादी डी से करा दूंगा, अगर मैं सी की शादी डी से करा दूंगा तो सी का एक बेटा होना चाहिए, सी का एक बेटा होना चाहिए, सी का एक बेटा होना चाहिए, जबकि सी का एक बेटा नहीं है,
फिर अगर सी का एक बेटा हो गया तो टोटल मेंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, जबकि 7 मेंबर नहीं है, मेंबर सिर्फ 6 हैं। मेंबर सिर्फ कितने हैं? 6 हैं। ये लड़की कैसे हमने करी थी यहाँ? 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा है, डी की एकमात्र बहन के पास सी के बेटे से 2 अधिक सिक्के हैं, यानी कि 13 सिक्के हैं, सी के बेटे के पास 11 सिक्के हैं, है ना। सी एक महिला सदस्य है ना। सी के बेटे दो, 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है, 13 सिक्के वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है। ओके, तो बेटा 100% जो सी है उसकी शादी डी से तो नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो सी की शादी 100% इससे हुई है, सी की शादी 100% इससे हुई है, इस व्यक्ति के साथ। और जो सी का बेटा है, बेटा सी का बेटा कौन बनेगा? सी का बेटा डी ही बनेगा। और डी के पास कितने सिक्के होंगे? डी के पास 11 सिक्के होंगे, है ना। इसके पास कितने सिक्के होंगे? 11 सिक्के होंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर डी मैरिड कपल नहीं दिया जाएगा, इसकी पत्नी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए यहाँ पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, सी की शादी ए और ई से नहीं होगी, सी की शादी ए और ई से नहीं होगी। ए बी सी डी ई एफ। सी की शादी खुद सी से नहीं हो सकती है, सी की शादी डी से नहीं हो सकती है, सी की शादी ए और ई से नहीं होगी, या तो बी से होगी या एफ से होगी, या तो बी से होगी या एफ की। अच्छा, सी की शादी एफ से नहीं हो सकती, क्योंकि जो एफ से हो गई तो एफ तो खुद छोटा है 16 सिक्के वाले व्यक्ति से, दोनों की जनरेशन में एक का गैप है, यानी कि 100% सी की शादी किससे होगी? सी की शादी बी से होगी। 100% सी की शादी किससे होगी? सी की शादी बी से होगी। बहुत बढ़िया। सी की शादी किससे होगी? सी की शादी बी से होगी। ओके ओके ओके, है ना। एफ जिसके पास 19 सिक्के हैं, बेटा ये एफ नहीं है, इसके पास 19 सिक्के नहीं है, ये भी एफ नहीं है, इसके पास 19 सिक्के नहीं है, ये एफ है और इसके पास हो गए 19 सिक्के, इसके पास हो गए 19 सिक्के। समझ रहे हो? एफ 19 सिक्के हो गए, ठीक है। ई ए से छोटी है, ई और ए, अगर मैं ई और ए को रखूंगा तो ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, ई ए से छोटी है, ई ए से छोटी है। बहुत बढ़िया। अब सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन बच गया बेटा, कौन कौन से सिक्के बच गए? 4 सिक्के यूज कर लिए हमने, 11 यूज कर लिए, 13 यूज कर लिए, 19 यूज कर लिए। अब बच गया बेटा सिक्के 8 और 16। और 16 सिक्के वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है, बिल्कुल एफ से बड़ा है। 8 और 16 सिक्के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 8 और 16 सिक्के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इन दोनों में से किसको 8 मिलेंगे और किसको 16 मिलेंगे? किसी को भी मिल सकते हैं 8 और 16। हाँ जी। 8 और 16 कंफर्म नहीं हो पा रहे, 8 इसको भी मिल सकते हैं, 16 8 इसको भी, 16 इसको भी। ये हमारा फैमिली ट्री कंफर्म बनेगा, ये फैमिली ट्री बनेगा खतरनाक तरीके से। ये फैमिली ट्री बनेगा 6 लोगों का, ये फैमिली ट्री बनेगा 6 लोगों का। समझ रहे हो? बहुत ही खतरनाक लेवल का ये क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक लेवल का, और इतना खतरनाक कि हमारे एग्जाम में तो आने से रहा। समझ रहे हो? हम्म। बट ये लेवल इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखोगे तब आपको इस लेवल के बाद वो क्वेश्चंस ना बहुत ही इजी लगेंगे, है ना। 8 कहाँ लिखा हुआ है? नो फीमेल हैज 8 कॉइन। अच्छा, 8 कॉइन वाला मेल है, 8 कॉइन वाला मेल है, तो ये भी कंफर्मेशन हो गई है, 8 कॉइन वाला मेल है। अगर 8 कॉइन वाला मेल है तो ये 8 है, ये 16 है। चलिए साहब, तो सिक्कों का भी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? एफ के पिता की बहन, एफ के पिता की बहन, तो ई कौन हो गई? एफ के पिता की बहन। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ? बुआ, है ना। हु अमंग द फॉलोइंग डजंट हैव मोर देन 13 कॉइन, है ना। किसके पास 13 से ज्यादा सिक्के नहीं है? बी ए सी, बी बी के पास भी नहीं है, ए के पास भी 13 से ज्यादा नहीं है, सी के पास तो है। बी और ए के पास, बी और ए के पास 13 से ज्यादा सिक्के नहीं है। द पर्सन विद 16 कॉइड इज ऑफ द पर्सन विद द लोएस्ट नंबर। 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्कों वाले व्यक्ति का कौन है? 16 सिक्कों वाला व्यक्ति सबसे कम सिक्के वाले व्यक्ति का कौन है? इसके पति की बहन, पति की वाइफ है, पति की वाइफ, सॉरी, इसके भाई, इसके भाई की पत्नी है, और भाई की पत्नी भाभी होगी, तो 16 सिक्कों वाला व्यक्ति 4 सिक्कों वाले व्यक्ति की भाभी है, यानी कि सिस्टर इन लॉ।
सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी, सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सर इसको तो 10 स्टार दे दो इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को 10 स्टार भी मिल सकते हैं। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ और बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा ही है, लेकिन सॉल्व करने में बड़ा खतरनाक सा है ये। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। है ना, सिक्के हैं हमारे पास 4, 8, 11, 13, 16 और 19। समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन है, 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा है। 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा। अच्छा, डी के चाचा कैसे बनाओगे? सर इसके चाचा बनाएंगे इसके पिता के भाई, और इसके पिता के भाई के पास कितने सिक्के हैं? 4। 4 सिक्कों वाला व्यक्ति डी का चाचा, डी के पिता के भाई है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डी की एकमात्र बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक है। अच्छा, डी की एकमात्र बहन, डी की एकमात्र बहन दे रखी है, और इसके पास किससे अधिक है? सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक है। सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक एक डी की बहन के पास है। तो ये बताओ ऐसे कौन से दो, मतलब 2 कंसेक्यूटिव सिक्के हैं जिसमें मतलब 2 का अंतर हो? दो दो का अंतर बेटा कौन कौन से 2 नंबर में है? 2 का अंतर सिर्फ और सिर्फ 11 और 13 में है ना? तो डी की बहन के पास सी के बेटे से 2 सिक्के अधिक हैं, तो डी की बहन के पास हो गए 13 सिक्के, और सी के बेटे के पास हो गए 11 सिक्के। भाई सीधी सी बात है, 11 और 13 ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। चलिए, 13 सिक्कों वाले व्यक्ति के सहोदर की एक बेटी है। 13 सिक्कों वाला व्यक्ति ये है, 13 सिक्कों वाला व्यक्ति ये है, इसका सहोदर ये है, इसकी एक बेटी दे रखी है, इसकी एक बेटी दे रखी है। अब बेटा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। देयर इज ओनली वन मैरिड कपल एंड देयर इज ओनली 6 मेंबर। केवल एक ही मैरिड कपल है, तो ये जो सी है ना, सी, इसकी जो शादी है इससे नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे 6 से। बताओ, अगर मैं सी की शादी इससे करा दूंगा तो इनका एक बेटा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मेंबर हो गए? बहुत मेंबर हो गए। अच्छा, सी की शादी में इससे नहीं करा सकता, क्योंकि अगर इससे सी की शादी करा दूंगा फिर इनका एक बेटा होगा, नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। है ना, समझ रहे हो? सी की शादी इससे नहीं हो सकती, क्योंकि फिर नंबर ऑफ मेंबर बेटा 6 से ज्यादा हो जाएंगे। तो सी की शादी ना इससे हो सकती है, ना इससे हो सकती है, ना इससे हो सकती है, और ना ही सी की शादी इससे हो सकती, क्योंकि फिर तो बेटा 4 जनरेशन हो गई। तो कुल मिलाकर सी की शादी होगी किससे? बस ये पता लगा लो तुम, कुल मिलाकर सी की शादी होगी किससे? कुल मिलाकर सी की शादी किससे होगी? सर सी की शादी सिर्फ और सिर्फ इसी से हो सकती है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकती। और जो सी का बेटा है ना, जो सी का बेटा है वो यही बनना पड़ेगा डी को, क्योंकि अगर अलग से बेटा बना दोगे तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाएंगे। और सी के बेटे के पास 11 सिक्के हैं, 11। सी के बेटे के पास कितने सिक्के हैं? 11 सिक्के, यानी कि डी के पास 11 सिक्के। तो आप लोगों को ये समझ आ गया कि सी की शादी ना तो इससे होगी, ना इससे, ना इससे, ना इससे। तो 100% सी की शादी इससे होनी है। बस क्वेश्चन सॉल्व। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सी की शादी करानी थी, तो सी की शादी करा दी तुमने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी एक महिला सदस्य है। अच्छा, सी एक महिला सदस्य है, वो तो महिला तो होनी है ही सी। बहुत बढ़िया। किसी भी महिला के पास 8 सिक्के नहीं है, यानी कि 8 सिक्के पुरुष के पास है। तो देखो, 8 सिक्के पुरुष के पास है, 8 सिक्के इसके पास नहीं है, 8 सिक्के इसके पास नहीं है, इसके पास 8 सिक्के या तो इसके पास होंगे या इसके पास। बेटा ये महिला है, महिला के पास 8 सिक्के नहीं है, ये महिला है, महिला के पास 8 सिक्के नहीं है। तो 100% 8 सिक्के इसके पास है, और यही अकेला पुरुष बचा है। यही अकेला पुरुष हमारे पास बचा है। समझ रहे हो? यही अकेला पुरुष बचा है हमारे पास। 16 सिक्कों वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है। अच्छा, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं हो सकता, 16 सिक्कों वाला व्यक्ति कभी भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो किसी से बड़ा ही नहीं है, तो सबसे छोटा है। तो 100% 16 सिक्के इसके पास है, 100% 16 सिक्के इसके पास है। और अगर 16 सिक्के इसके पास है तो हमारे सिक्के बच गए 19, तो 19 सिक्के हो गए इसके पास, 19 सिक्के हो गए सबसे छोटे व्यक्ति के पास। बहुत बढ़िया। जिसके पास 19 सिक्के हैं एक ही पीढ़ी में नहीं है। 16 सिक्के वाला व्यक्ति एफ से बड़ा है, जिसके पास 19 सिक्के हैं। तो 19 सिक्के किसके पास है बेटा? 19 सिक्के एफ के पास है। 19 सिक्के किसके पास है? एफ के पास है। ए और ई की शादी सी से नहीं हुई। अच्छा, सी की जो शादी है वो ए और ई से नहीं होगी। अगर सी की शादी ए और ई से नहीं होगी तो डेफिनेटली बचा कौन? बी।
अगर सी की शादी ए और ई से नहीं होगी तो डेफिनेटली बचा कौन, बी। डेफिनेटली बचा कौन, बी। बहुत बढ़िया। ठीक है, ई ए से छोटी है। अगर ई ए से छोटी है तो ई ये नहीं हो सकता और ए ये नहीं हो सकता। ई छोटी है तो ई यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा। और ये अरेंजमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है और ये फैमिली ट्री मेरा बहुत अच्छे से शानदार तरीके से बन गया। बस इस बार हमने क्या किया, शुरू में ही सी की शादी करा दी। और जैसे ही तुम शुरू में सी की शादी करा दोगे तो क्वेश्चन तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन तुरंत की तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे तुमने स्टार्टिंग में सी की शादी करा दी तो पूरा फैमिली ट्री बहुत शानदार तरीके से बन गया। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करना है, सी की शादी तुम स्टार्टिंग में करा दो। और जैसे ही सी की शादी तुमने स्टार्टिंग में करा दी उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाओगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाओगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। बेटा सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन या दोनों भाई दोनों बहनें या भाई बहन। सिबलिंग का मतलब एक ही माता पिता की संतानें, दो संतानें। उनका जेंडर नहीं पता, जेंडर उनका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए साहब, ये भी क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का होगा, बनाइए इस क्वेश्चन को। हम्म, बनाइए। बनाइए इस क्वेश्चन को। बेटा बैकलॉग हो गया, उसको सैटरडे संडे में क्लियर करो बेटा। और सीक्वेंस आप बेटा अपने हिसाब से सेट करो कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है कौन सा बाद में पढ़ना है। सहोदर का मतलब बता तो दिया मैंने, भाई या बहन होता है। सहोदर का मतलब ईदर ब्रदर और सिस्टर, ईदर ब्रदर और सिस्टर, ईदर ब्रदर और सिस्टर। सहोदर मीन्स होता है ईदर ब्रदर और सिस्टर, या तो भाई या बहन, या तो भाई या बहन, है ना। इन अ फैमिली 3 जनरेशन एंड 7 मेंबर्स, A to G। वाह भाई वाह, 3 पीढ़ियां 7 सदस्य वाले परिवार में देर आर 2 मैरिड कपल, 2 विवाहित जोड़े हैं। ओनली मैरिड कपल कैन हैव चिल्ड्रन,
केवल विवाहित जोड़ों के ही बच्चे हो सकते हैं, बिना विवाहित जोड़ों के बच्चे मतलब जिसका बच्चा है वो विवाहित होगा ही होगा। ए इज द फादर ऑफ ई, ए ई का पिता है, ए इज द फादर ऑफ ई। अब ए पिता है तो यानी कि इसकी पत्नी जरूर है। डी का सहोदर एफ का अंकल है। द सिबलिंग ऑफ डी इज द अंकल ऑफ एफ। एफ का अंकल, एफ के अंकल या तो एफ के मामा या एफ के चाचा, एफ के पिता के भाई, है ना, या फिर एफ की माँ के भाई। ठीक है। डी का सहोदर, ये किसका सहोदर है? ये डी का सहोदर है, डी का। ये डी का सहोदर एफ का अंकल है, डी का सहोदर एफ का अंकल है। चलो बाद में देखेंगे इस पॉइंट को। बी के दो बच्चे हैं, ये वाला पॉइंट बाद में यूज करूंगा जिस पर मैंने डबल लाइन कर दी है, इस पॉइंट को बाद में देखेंगे हम। बी के दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग जेंडर के हैं। देर आर, है ना, बी हैव टू चिल्ड्रन, वन मेल एंड वन फीमेल, है ना। बी हैज टू चिल्ड्रन एंड बोथ आर ऑफ डिफरेंट जेंडर। द फादर इन लॉ ऑफ सी इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जी। सी का ससुर, सी का ससुर जी का नाना है। भाई साहब, जी का नाना, बेटा जी का नाना मतलब जी की मम्मी के पिताजी, जी का नाना मतलब जी की माँ के पिता, जी का नाना मतलब जी की माँ के पिता। और बेटा सिंगल पेरेंट हो नहीं सकता, सिंगल पेरेंट हो नहीं सकता, है ना, तो पति पत्नी जरूर है। जी की मम्मी के पिता, है ना, जी का जी का नाना कौन है? सी का ससुर। ये सी का ससुर है, अगर ये सी का ससुर है तो सी इसका दामाद हो जाएगा, इसकी बेटी का पति। ओके 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 ओके। अब बेटा देखो, ए की भी शादी हुई है और बी की भी शादी हुई है। अब हमें देखना है ए और बी कौन कौन है। ए और बी कौन कौन है? ए और बी को मैं कहाँ रखता हूँ? ए, देखो ए मेल है, अगर ए मेल है तो मेल तो ये नहीं है, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, तो 100% ये मेल है ए, 100% ये मेल है ए। अच्छा, ए का बच्चा है ई, ए का बच्चा ई, ये भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकते हम। बी का एक लड़का एक लड़की, बी के भी दो बच्चे हैं, बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती है। ए, अच्छा बी और इसको डी का सहोदर एफ का अंकल है, इस वाले पॉइंट को यूज करो। एफ का अंकल, एफ को मैं कहाँ रखूं? एफ का अंकल कौन है? डी का सहोदर, डी का सहोदर एफ का अंकल, एफ के, बी और डी की शादी हुई है, बी और डी की शादी हुई है, बी और डी, डी का सहोदर एफ का अंकल, एफ के पिता का जो भाई है वो किसका सहोदर है? डी का। ये डी का सहोदर है, ये डी का सहोदर एफ का अंकल है ना। या फिर डी जो है फीमेल भी हो सकती है, डी जो है फीमेल भी हो सकती है। एफ का अंकल कौन है? डी का सहोदर, डी फीमेल। और देखो डी फीमेल ही है क्योंकि डी मेल नहीं है, क्योंकि फिर इसकी भी मुझे शादी करानी पड़ेगी। तो हम कंफर्म हो गए कि जो डी है वो फीमेल है, हम कंफर्म हो गए डी फीमेल है। अगर डी फीमेल है तो डी और बी, इन दोनों की शादी करानी है हमें, डी और बी की। डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ, समझ रहे हो, तो डी का सहोदर आ जाएगा एक यहाँ और एफ आ जाएगा नीचे। और अगर मैं डी को यहाँ रखता हूँ तो डी का सहोदर आ जाएगा यहाँ और एफ आ जाएगा नीचे। भाई साहब कैसे पता चलेगा किसकी शादी किससे कराएं? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, किसकी शादी किससे होगी ये तो पता ही नहीं चल पा रहा। दो विवाहित जोड़े हैं, केवल विवाहित जोड़ों के बच्चे दे रखे हैं, बिल्कुल सही बात है। ए ई का पिता है, ए ई के पिताजी हैं, ई ये भी हो सकती है, इसका दूसरा बच्चा भी हो सकता है। डी का सहोदर एफ का अंकल है, बिल्कुल सही बात है, डी का सहोदर एफ का अंकल है। बी के दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग जेंडर पे हैं। सी का ससुर जी का नाना, जी का नाना हो गया, सी का ससुर हो गया। किसी भी दंपत्ति के दो से अधिक बच्चे नहीं है, दो संभावनाएं बन रही है बेटा यहाँ पे बी और डी की, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनाऊंगा मैं दोनों पॉसिबिलिटी बनाऊंगा यहाँ पर।
दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, है ना। इसकी बेटी है, एक बार मैं बी की शादी ए से कराऊंगा, एक बार मैं बी की शादी सी से कराऊंगा। यहाँ पे दो संभावना बन रही है, दोनों संभावनाएं अलग अलग बना लो। और अगर बी की शादी हो गई ए से तो फिर ये डी है, और अगर बी की शादी सी से हो गई तो ये फिर डी है। अब बताओ बेटा, डी का सहोदर एफ का अंकल है, डी का सहोदर, डी का सहोदर यानी कि डी का जो भी भाई है वो एफ का अंकल है, तो एफ इसका एक बच्चा जरूर होगा, एफ का अंकल कौन है, डी का सहोदर। डी का सहोदर एफ का अंकल है, डी का सहोदर डी का भाई बनाना पड़ेगा, एफ का अंकल यानी कि इसका बच्चा एक और एफ बनाना पड़ेगा हमें, एफ का अंकल यानी कि इसकी माँ का भाई, ये डी का सहोदर भी हो गया एफ का अंकल। दो और तीन पांच और दो सात, तीन और तीन छह और एक सात। अभी तक दोनों फैमिली ट्री हमारे एकदम परफेक्ट है, एकदम। बी के दो बच्चे हैं, बी के दो बच्चे हैं, दोनों अलग अलग जेंडर के हैं, मेल और फीमेल, समझ रहे हो। बी के दो बच्चे हैं, यहाँ पर बी के दो बच्चे नहीं कर सकते हम, यहाँ पर बी का एक बच्चा कर दिया, अगर मैंने बी का एक और बच्चा कर दिया तो नंबर ऑफ मेंबर बेटा तीन और तीन छह और दो आठ, तो यहाँ पर बी के दो बच्चे नहीं हो सकते, बी के दो बच्चे सिर्फ यही हो सकते हैं। सी का ससुर जी का नाना है, जी का नाना सी का ससुर है, किसी भी दंपत्ति के दो से अधिक बच्चे नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, और एफ और जी का जेंडर तुम्हें फिर भी नहीं पता चलेगा, एफ और जी का जेंडर तुम्हें फिर भी पता नहीं चलेगा। ए इज द फादर ऑफ ई, ए ई का पिता भी हो गया, ए इज द फादर ऑफ ई, ए ई का पिता भी बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन निकला, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। इसके इसके पिता की पत्नी उसकी माँ हो गई ना, बी डी की माँ है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, हु इज ई, ई कौन है, इसकी पत्नी का भाई, ई साला हो गया, ठीक है। हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, जी का जेंडर नहीं पता, कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन निर्धारित नहीं किया जा सकता, जी का जेंडर नहीं पता, है ना। सी की शादी डी से होगी, बी की शादी ए से होगी। हाँ जी। नहीं नहीं, ये ना एसएससी जीडी में आया इतना हार्ड क्वेश्चन, ना एसएससी सीजीएल में आया। मैं तो तुम्हें हार्ड लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जानबूझ के करा रहा हूँ, ताकि जब क्वेश्चन में ब्लड, जब एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तुम देखोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हें बहुत इजी लगेगा। जब तुम इतने हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी बेटा 5 स्टार लेवल का ही क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार लेवल का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो। हम्म। बेटा अभी तुम्हें तीन चार पांच महीने वेट कर सकते हो तो कर लो, वैसे चार पांच महीने इंतजार करने। पीओ मेंस, बैंक पीओ मेंस एग्जाम के क्वेश्चन थे। बैंक पीओ मेंस बेटा।
हाँ जी, बनाओ 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 बनाओ। इस वाले पे कर दो भैया। हाँ जी। हाँ जी, बनाओ। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, वो वाले क्वेश्चन भी करवाएंगे बेटा। वो ये रहे क्वेश्चन जो तुम कह रहे हो ना, वो कोडेड फॉर्म है ब्लड रिलेशन की। वो ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म है P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। ये पजल फॉर्म कंप्लीट हो गई अब। ये पजल फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद ना यही वाले क्वेश्चन कराएंगे कोडेड फॉर्म वाले तुम्हें। चिंता मत करो, ये पजल फॉर्म का लास्ट क्वेश्चन था। समझ रहे हो? देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। 3 पीढ़ियों के साथ परिवार में 8 सदस्य हैं। एस इज द मदर ऑफ वी। एस वी की माँ है। एस इज द मदर ऑफ वी। ठीक है। डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर। डब्ल्यू आर की भतीजी या भांजी है। इस पॉइंट का यूज हम बाद में करेंगे, या इस पॉइंट को अभी छोड़ ही देते हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे क्योंकि यूज कर ही नहीं सकते। पी टी का पिता है। पी इज द फादर ऑफ टी। पी इज द फादर ऑफ टी। बहुत बढ़िया। क्यू हैज ओनली 2 मैरिड सन्स। क्यू के केवल 2 विवाहित पुत्र हैं। क्यू के 2 विवाहित पुत्र हैं भैया, दोनों की शादी हो रही है। क्यू के 2 विवाहित पुत्र हैं, दोनों की शादी हो गई है। देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली विथ द 3 जनरेशन। है ना? वी इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू। वी क्यू का पोता है। क्यू का पोता है। वी तो इन दोनों बेटों में से किसी का तो बेटा ही होगा। वी वी इज द ग्रैंडसन ऑफ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, वी यहां पर था और वी की मम्मी कौन है? एस। इसके जो पति होंगे, क्यू का पोता है वी, और इसका एक और भाई है, उसकी भी शादी हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर हो गई है। ये पॉइंट यहां से हटा दो। ठीक है। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। हु इज द फादर ऑफ वी। हु वर्ड किसके लिए? आर के लिए है ना? यू आर की सिस्टर इन लॉ है, जो की वर्ड किसके लिए? आर के लिए। आर वी का पिता है। वी के पिताजी कौन है? वी के पिताजी आर है। वी के पिताजी कौन है? आर है। ठीक है। और यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। यू आर की सिस्टर इन लॉ है। आर की सिस्टर इन लॉ मतलब इसके भाई की पत्नी कौन है? यू। यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर। परिवार में कोई अकेला माता पिता नहीं है। पी किसका पिता है? टी का। तो पी पिताजी हैं। अकेला माता पिता कोई है नहीं, तो यानी कि इनकी भी शादी होगी। और ये पिताजी होंगे पी किसके? टी के। तो ये टी है और ये पत्नी हो गई क्यू।
ये कंप्लीट हो गया फैमिली ट्री। 2 और 4 6 और एक 7 लोग आए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 7 लोग आए, 7 लोग आने चाहिए, 8 लोग। एस वी की माँ है, डब्लू आर की भतीजी या भांजी है, आर की भतीजी या भांजी डब्लू, आर की भतीजी, इसके भाई की बेटी, इसके भाई की बेटी डब्लू। ठीक है। हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू पी, डब्लू पी की कौन है, इसके बेटे की बेटी, बेटे की बेटी ग्रैंड डॉटर। हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, इसके भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ भाभी। हाउ इज टी रिलेटेड टू यू, हाउ इज टी रिलेटेड टू, टी रिलेटेड टू यू, टी यू का पति, टी यू का पति। इन दोनों के ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों की ये 2 पत्नियां हैं, इन दोनों के ये बच्चे हैं। ठीक है। तो ये फैमिली ट्री बनेगा यहाँ पर। चलिए साहब, आज की सेवा यहीं कंप्लीट करते हैं और मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल हम मुलाकात करेंगे और कल हम शुरू करेंगे बेटा कोडेड फॉर्म। क्या शुरू करेंगे कल? कल हम कोडेड फॉर्म शुरू करेंगे, कोडेड फॉर्म।